हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलएनजी लर्न एंड ग्रो। मैं हूं आपका मेंटोर सागर सिन्हा। एंड फ्रेंड्स, हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 साइंस के कंप्लीट सिलेबस को। चैप्टर वाइज यहां पर आपको वीडियो लेक्चर देखने को मिल रहे हैं। हर एक टॉपिक के ऊपर, हर एक कंटेंट के ऊपर मैंने यहां पर डिटेल्ड वीडियो लेक्चर बना रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लो, काफी अच्छी आपकी प्रिपरेशन होने वाली है, काफी हेल्पफुल वो वीडियोज आपको जरूर होने वाले हैं। ओके, सीबीएसई 2022 बोर्ड प्रिपरेशन वाले सभी बच्चे जो भी क्लास 10 की अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एक प्रॉपर गाइडेंस लेना चाहते हैं, दिस इज द प्लेटफॉर्म जहां पर आपको सब कुछ एक कंस्टिट्यूटेड फॉर्म में, एक स्ट्रेटेजिकल फॉर्म में, एक सिस्टमैटिक फॉर्म में मिल रहा है। ओके, दो चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। इन दोनों के वीडियो लेक्चर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जाकर के वन बाय वन सभी को चेक कर लो, काफी अच्छे तरीके से डिस्कशन किया गया है। इस पर्टिकुलर चैप्टर की बात करें फ्रेंड्स, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का भी आज ये लास्ट वीडियो लेक्चर है। इसके बाद विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशंस। कंप्लीट सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा, इसी प्लेटफॉर्म पे आपको मिलने वाले हैं। वो भी वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगे कुछ समय बाद। ओके, तो मेन आपके ऊपर है कि आप कितना एफर्ट्स लगा रहे हो अपने बोर्ड प्रिपरेशन के लिए। ओके, सब कुछ जो होती है वो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करती है कि जितना ज्यादा आप मेहनत करोगे, ठीक है, उतना ज्यादा आपको एक सुंदर जो रिजल्ट है, एक फ्लाइंग कलर के रिजल्ट है, एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। ओके, मुझसे पर्सनल कनेक्ट होने के लिए आपको किसी भी चीज की गाइडेंस चाहिए हो, आपके कैरियर काउंसलिंग के लिए, टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज किस तरीके से प्लान करना है, कितने तरीके के बुक्स को आपको पढ़ना चाहिए अपने बोर्ड प्रिपरेशन के दौरान अच्छे मार्किंग को स्कोर करने के लिए। मैं खुद एक सीबीएसई बोर्ड टॉपर रहा हूँ एंड मुझे पता है कि कितने तरीके के बुक्स की रिक्वायरमेंट होती है। देखो, सभी मैं आगे ऑब्वियसली मैं आगे वीडियो लेक्चर्स में भी डिस्कस करूंगा, अलग अलग सेपरेट वीडियोस में। बट स्पेसिफिकली मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे से स्पेशली भी पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, सो दैट आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे सकता हूँ। ओके, बात करें फ्रेंड तो फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे आप ऑलमोस्ट कनेक्ट हो सकते हैं। इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इन सभी पीडीएफ या वीडियो लेक्चर के जो भी आपको अगर कंटेंट समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो इन सभी के नोट्स, पीडीएफ या स्टडी मटेरियल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। वहां पर भी काफी चीजें पब्लिश होने वाली है, अभी थोड़े टाइम में सभी नोट्स, पीडीएफ वगैरह वहां पर डल जाएंगी। ओके, बात करें फ्रेंड तो यहाँ पर देखो काफी कुछ ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो लास्ट टॉपिक है, दैट इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अब देखो, हम लोगों ने ऑलमोस्ट काफी ज्यादा डिस्कशन कर लिया है कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन किस तरीके से होता है, मेटल्स पाया कहाँ जाता है, किस तरीके से निकालते हैं। अब निकल चुका मेटल्स, ठीक है, अब हमें क्या करना है, उसे साफ करना है, रिफाइन करना है, प्योरीफाई करना है, सो दैट उसका कॉमर्शियल यूज हो सके। ठीक है, तो आज के पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ओके, बात करें फ्रेंड तो देखो यार, रिफाइनिंग क्या होता है, तो मेटल्स प्रिपेयर्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस यूजुअली कंटेन सम इंप्योरिटीज, सो दे आर इम्प्योर। ठीक है, देखो होता है कि एक्चुअली जो मेटल्स एक्चुअली प्राप्त होते हैं अलग अलग रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, ज्यादा जो फेवरेबल एक रिडक्शन प्रोसेस है वो कौन सा होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ठीक है, एंड इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के दौरान काफी ज्यादा मेटल्स हमें एक्चुअली पाए जाते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस करा था, काफी डिटेल डिस्कशन था, वीडियो लेक्चर लास्ट वाला जरूर देख लेना। उसमें वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कि किस तरीके से अलग अलग जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनके अलग अलग प्रोसेस होते हैं उनके एक्सट्रैक्शन के लिए। ठीक है, अगर बात करी जाए हाईली रिएक्टिव मेटल्स तो उनके अलग प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन के लिए, उनको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के द्वारा हम एक्चुअली उनके मेटल्स को फ्री स्टेट में पा सकते हैं। मॉडरेटली के लिए बहुत अलग प्रोसेस है, लेस रिएक्टिव के लिए बहुत ज्यादा अलग प्रोसेस है, तो सबके लिए स्पेसिफिकली अलग अलग प्रोसेस यहाँ पर इंक्लूडेड होते हैं। एंड यही प्रोसेस आगे आपको हेल्प करते हैं कि वो सेपरेट जो मेटल है वो आपको प्राप्त हो सके। ओके, डेफिनेशन की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पर तो डेफिनेशन दिया गया, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग इम्प्योर मेटल्स इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो एक ऐसा प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा आप इम्प्योर यानी कि जो अशुद्ध मेटल्स हैं उनको कहीं ना कहीं शुद्ध कर सकते हो, प्यूरिफाई कर सकते हो। ठीक है, उनको क्लीन कर सकते हो, सो दैट आप उनका कॉमर्शियल यूज या इकोनॉमिकल पर्पज पे उनका जो भी यूज है वो कर सको, मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसका यूज कर सको, इंडस्ट्रियल वेज पे उसका यूज कर सको। इन सभी को हम रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग इम्प्योर मेटल्स इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ओके, डायरेक्ट डेफिनेशन है, द मेथड्स टू बी यूज्ड फॉर रिफाइनिंग एन इम्प्योर मेटल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मेटल एज वेल एज द नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन इट। ठीक है, अब देखो एक्चुअली जो यहाँ पर रिफाइनिंग के मेथड्स यूज होने वाले किसी भी इम्प्योर मेटल को प्योर करने के दौरान, ये एक्चुअली डिपेंड करता है दो बातों पे। पहली बात ये है कि नेचर, वो मेटल, उस मेटल का किस तरीके का नेचर है, किस तरीके की उसकी रिएक्टिविटी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी है, केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी है, इन सभी को उस टाइम पे काफी कंसिडर किया जाता है। दूसरा जो यहाँ पर जो मैटर है, जो क्राइटेरिया है जिसके ऊपर डिपेंड करता है मेथड्स रिफाइनिंग के, एंड दैट इज नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज और प्रेजेंट इन इट। ठीक है, अब जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर इम्प्योर मेटल में, उसको रिमूव करने के दौरान उसकी नेचर को भी काफी कंसिडर किया जाता है। एंड उनके नेचर को कंसिडर करने के बाद ही हम एक जो प्रॉपर एक मेथड है उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, उसको जज कर सकते हैं। ठीक है,
नेचर इम्प्योरिटीज, देखो ऑलरेडी लास्ट वीडियो में भी आई हैव डिस्कस्ड अबाउट कि गैंग जो होता है हमारा, जो इम्प्योर अनवांटेड पार्टिकल्स होता है, उनके रिमूवल के दौरान भी काफी अलग अलग केमिकल मेथड्स है जिनके द्वारा आप अलग अलग इम्प्योरिटीज को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, सॉरी रिफाइनिंग। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो रिफाइनिंग मेथड है वो क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के दौरान हम क्या कर सकते हैं, काफी ज्यादा इम्प्योर मेटल्स को प्योरीफाई कर सकते हैं। ये एक ऐसा मेथड है जो काफी ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड काफी एक तरीके से इफिशियंट ये एक्चुअली प्रोसेस होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मींस रिफाइनिंग बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा रिफाइन करने की प्रक्रिया को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कहते हैं। ठीक है, देखो अगर इस कंटेंट की अगर बात करी जाए दोस्तों, तो यहाँ पर कंटेंट काफी कंसेंट्रेटेड फॉर्म में आपको मिल रहा है। जो बेस्ट कंटेंट हो सकता है पर्टिकुलर बुक से, एनसीईआरटीज हो गए या साइड बुक्स जो भी आप कंसिडर कर रहे हो, उन सबसे ये बेस्ट ऑफ द कंटेंट, यहाँ पर बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैंने यहाँ पर निकाल करके रखा है आप सभी बच्चों के लिए, सो दैट आपको काफी बेहतरीन चीजें यहाँ पर मिलने वाली है। इन सभी कंटेंट में वो चीजें डली गई है जो कि आपके बोर्ड प्रिपरेशन में बहुत हेल्प होने वाली है। ठीक है, आगे बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर, तो फॉर द रिफाइनिंग ऑफ एन इम्प्योर मेटल बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, तीन तरीके की यहाँ पर रिक्वायरमेंट, एक्चुअली तीन तरीके की चीजें इन्वॉल्व होती है इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में। पहला होता है थिन ब्लॉक ऑफ द इम्प्योर मेटल इज मेड एनोड, अ थिन स्ट्रिप ऑफ द प्योर मेटल इज मेड कैथोड, अ वाटर सॉल्युबल सॉल्ट इज टेकन एज इलेक्ट्रोलाइट। अब तो देखो यहाँ पर तीन तरीके की चीजें इन्वॉल्व है। ठीक है, पहला क्या होगा कि एनोड जो होता है वो इम्प्योर मेटल का होता है और काफी थिक ब्लॉक एक्चुअली यहाँ पर यूज करा जाता है पर्टिकुलरली इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में। ठीक है, कैथोड की बात करी जाए तो कैथोड क्या हो जाता है, थिन स्ट्रिप प्योर मेटल का इस्तेमाल में लिया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट क्या होता है फ्रेंड, के थर्ड रिक्वायरमेंट है यहाँ पर वाटर सॉल्युबल सॉल्ट जो है वो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर यहाँ पर लिया जाता है। ठीक है, अगर एनोड एंड कैथोड के अगर मैं नेचर की बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर, तो कैथोड एक्चुअली यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है एंड जो एनोड होता है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को हम लोग एक तरीके से इम्प्योर मेटल के तरीके से कंसिडर करते हैं एंड नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रोड है वहां पर एक्चुअली हमें क्या प्योर मेटल की प्राप्ति होती है पर्टिकुलर उसी प्लेस पे। ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर में भी यही डिस्कस किया गया था। ठीक है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल सर्व्स टू पर्पसेस। ठीक है, दो पर्पसेस एक्चुअली जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है वो दो पर्पसेस एक्चुअली सेटिस्फाई करने का काम करता है। ठीक है, पहला पर्पस क्या है, इट रिफाइंस द मेटल कंसर्न। ठीक है, मतलब एक तरीके से जो मेटल्स हैं जो कि इम्प्योर मेटल है उसको काफी अच्छे तरीके से प्यूरिफाई करने का, रिफाइंड करने का काम करता है, सो दैट उसका अलग तरीके से काफी अलग पर्पसेस के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकते ऑन द बेसिस ऑफ कमर्शियल या ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिकल इंडस्ट्रियल किसी भी मेथड्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर इट इनेबल्स अस टू रिकवर अदर वैल्यूएबल मेटल्स प्रेजेंट एज इंप्योरिटीज इन द मेटल बीइंग रिफाइंड। ठीक है, अब देखो काफी बारी ये भी देखने को मिलता है कि जो ये पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, ये पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक जो यहाँ पर प्रोसेस होता है, इनमें कुछ ऐसे इंप्योरिटीज, कुछ इस तरीके का मड प्रेजेंट होता है एंड उससे भी आप काफी वैल्यूएबल मेटल्स को डिराइव कर सकते हो। ठीक है, एंड एक्चुअली उस पर्टिकुलर मड को, उस पर्टिकुलर इंप्योरिटीज के जो भी इंप्योरिटीज होती है उनको हम लोग एक तरीके से एनोड मड कहते हैं। ठीक है, एनोड मड एक्चुअली एक तरीके का क्या इंप्योरिटीज का कंसंट्रेशन है जो कि पर्टिकुलरली एनोड के साइड पे हो रहा होता है। ठीक है, बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर, गोल्ड एंड सिल्वर मेटल्स कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम एनोड मड। ठीक है, तो एनोड मड से एक्चुअली आप गोल्ड एंड सिल्वर मेटल का एक्सट्रैक्शन कर सकते हो। ठीक है, रिमूवल कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो। ठीक है, तो एंड उसको इन मेटल्स को भी आप आगे इस तरीके से प्यूरिफाई और भी अच्छे तरीके से भी प्यूरिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो रिफाइनिंग के द्वारा दो पर्पसेस यहाँ पर प्रॉपर तरीके से क्या हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं, पूरे किए जाते हैं। क्लियर है, आगे बात करें यहाँ पर, तो फ्रेंड्स मैंने कुछ स्टेप्स यहाँ पर डाले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, जो अलग अलग ओर से यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन देयर रिएक्टिविटी क्या क्या वहाँ पे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, इन सभी को यहाँ पर मैंने कंसेप्चुअल फॉर्म में यहाँ पे डाला है। ठीक है, अब जब आप इस पर्टिकुलर पिक्चर को देखोगे तो आप समझोगे यहाँ पर सबसे पहला क्या है, हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स, दूसरा यहाँ पर मीडियम रिएक्टिविटी वाले एंड थर्ड है यहाँ पर लो रिएक्टिविटी वाले। तो यहाँ पर तीन तरीके के मेटल हैं, तीन तरीके की रिएक्टिविटीज है। ठीक है, एंड इन्हीं रिएक्टिविटीज के आधार पर आपको अलग अलग प्रोसेस एक्चुअली यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो कि रिफाइनिंग के प्रोसेस, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में काफी ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अब जैसे बात करी जाए हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं उनके लिए इलेक्ट्रोलाइसिस होता है ना, उनके मोल्टेन ओर को, एंड उसके बाद हमें प्योर मेटल की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मॉडरेटली रिएक्टिव यानी कि मीडियम रिएक्टिव की बात करें तो दो प्रोसेस इंक्लूडेड होते हैं, पहला होता है कार्बोनेट ओर, दूसरा होता है सल्फाइड ओर। ठीक है, आगे कार्बोनेट ओर में कैल्सिनेशन है, रोस्टिंग, एंड इस प्रकार से आपको सारे प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर रिफाइनिंग आपको लास्ट में देखने को मिलती है। ठीक है, लो रिएक्टिविटी वाले में देखें फ्रेंड्स तो यहाँ पर सल्फाइड ओर को एक्चुअली रोस्टिंग प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, हमें मेटल की प्राप्ति होती है एंड उसके बाद हम रिफाइनिंग प्रोसेस में एक्चुअली आगे जाते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि अलग अलग रिएक्टिविटी मेटल्स के होने के वजह से ही काफी अलग अलग प्रोसेस भी हैं, एंड अलग अलग प्रोसेस होने की वजह से ही रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के भी काफी अलग अलग प्रोसेस आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर है, सभी काफी डिफरेंट है। आगे बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर, तो एक छोटा सा टॉपिक है यहाँ पर कोरोजन जो हमें पढ़ना है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, बहुत ही छोटा टॉपिक है। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी हम लोगों ने चैप्टर 1 में भी कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है जाकर के चेक करो, काफी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वहां पर भी आपको देखने को मिलने वाला है। ओके, बात करें फ्रेंड्स डेफिनेशन की, द ईटिंग अप ऑफ मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन। तो कोरोजन का मतलब एक्चुअली क्या हो गया कि कोई भी ऐसा एलिमेंट, कोई भी ऐसा मेटल जिसके टॉप मोस्ट लेयर यानी कि उसके सरफेसेस खराब हो जाते हैं ना, काफी ज्यादा बेकार हो जाते हैं, उनके जो टॉप मोस्ट लेयर है वो डिग्रेड कर जाती है जस्ट बिकॉज एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स में एसिड्स। ठीक है, तो इनके द्वारा जो होने वाले नुकसान है उनको हम लोग कहीं ना कहीं पूरे फेनोमेनन को कोरोजन कहते हैं। ठीक है, काफी बार ऐसा होता है कि कोरोजन का हम लोग जो डायरेक्ट मतलब है वो डायरेक्ट रिलेट कर लेते हैं वहां पर पर्टिकुलरली रस्टिंग ऑफ आयरन से ही, मतलब कोरोजन का जो डायरेक्ट मतलब है वो रस्टिंग ऑफ आयरन है, बट ऐसा नहीं है। कोरोजन अलग अलग एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं, यानी कि बात करी जाए एल्यूमिनियम की, ठीक है, सिल्वर की, अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स में अलग अलग कोरोजन के फेनोमेनन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसा डायरेक्ट आप रिलेट मत किया करो कि कोरोजन का मतलब डायरेक्ट रस्टिंग ऑफ आयरन से ही एक्चुअली रिलेटेबल है। क्लियर है, आगे बात करें फ्रेंड्स कि रस्टिंग एक्चुअली होता क्या है। तो देखो, किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट को अगर आप किसी डैम्प कंडीशन में, डैम्प एटमॉस्फेयर में कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम तक के लिए छोड़ देते हो तो उसके टॉप मोस्ट लेयर में, उसके सर्फेसेस पे एक तरीके का रेड ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस का जमाव स्टार्ट हो जाता है, एंड इसी को हम लोग रस्ट कहते हैं। ठीक है, तो व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन डैम्प एयर, ठीक है, फॉर अ कंसिडरेबल टाइम, देन अ रेड ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट इज फॉर्म्ड ऑन इट्स सरफेस, दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, रेड ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस कहने का मतलब है कि लाल है ना, रेडिश ब्राउन काइंड ऑफ एक तरीके का खुरदुरा पदार्थ जो है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, डैम्प एयर किस तरीके का होता है, तो डैम्प एयर एक ऐसा एयर है जिसमें एयर एंड वाटर दोनों ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन एंड वाटर दोनों ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर, तो रस्ट इज सॉफ्ट एंड पोरस एंड इट ग्रेजुअली फॉल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट एंड देन द आयरन बिलो स्टार्ट कोरोडिंग। ठीक है, तो रस्ट एक्चुअली क्या होता है, सॉफ्ट एंड पोरस एक तरीके का उसकी कंडीशन होती है, नेचर होती है, एंड वो सरफेस जो भी आयरन ऑब्जेक्ट है उसको खराब करने के बाद वो ग्रेजुअली फॉल ऑफ हो जाता है, एंड इसके बाद जो आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं कोरोड होना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड उसका जो एक हेल्दी जो आयरन बॉडी होती है वो डिग्रेड करना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसकी हेल्दी लाइफ स्पैन खराब होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, आगे बात करें फ्रेंड्स कंडीशन नेसेसरी फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन, तो प्रेजेंस ऑफ एयर सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंस ऑफ वाटर नेक्स्ट। तो यहाँ पर दो कंडीशन वेरी मच इंपॉर्टेंट है, अगर रस्टिंग किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट का रस्टिंग करवाने के लिए या रस्टिंग होने के लिए दो कंडीशन वेरी मच नेसेसरी। पहला है प्रेजेंस ऑफ एयर एंड सेकंड इज प्रेजेंस ऑफ वाटर। ओके, अब देखो इन दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो वहां पर रस्टिंग ऑफ आयरन नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बहुत ही एक मैंडेटरी चीज है कि ये दोनों ही कंडीशन की रिक्वायरमेंट है इस रस्टिंग ऑफ आयरन में। अगर सिर्फ आप एयर सप्लाई कर रहे हो किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट को तो वहां पर रस्टिंग नहीं होगा। ठीक है, या अगर आप सिर्फ वाटर एक्चुअली सप्लाई कर रहे हो रस्टिंग ऑफ आयरन को तो वहां पर भी आपको एक तरीके से प्रॉपर रस्टिंग नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर प्रॉपर रस्टिंग ऑफ आयरन अगर आपको देखना है किसी भी कंडीशन को तो ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया फुलफिल करना बहुत जरूरी है। क्राइटेरिया दो है, प्रेजेंस ऑफ एयर एंड प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये दोनों क्राइटेरिया होने चाहिए वहां पर। ठीक है, आगे बात करें फ्रेंड, तो अब प्रिवेंशन किस तरीके से कर सकते हैं रस्टिंग के। अब रस्टिंग से एक्चुअली काफी ज्यादा इकोनॉमिकल नुकसान होता है हमारे कंट्रीज को, काफी अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो काफी ऐसे बहुत बड़े बड़े ब्रिजेस होते हैं, ठीक है, रेलवे ट्रैक्स होते हैं जो काफी ज्यादा खराब हो जाते हैं, उनमें काफी ज्यादा जो कंट्री का जो है वो पैसा इन्वेस्ट होता है, बर्बाद होता है उन सब में, उनकी एक्चुअली मरम्मत के लिए। ठीक है, तो रस्टिंग या कोरोजन जो है वो हमारे लिए एक तरीके से हार्मफुल ऑक्सीडेशन इफेक्ट्स हैं ये। ठीक है, हार्मफुल है हमारे लिए। ठीक है, बात करें फ्रेंड, तो पेंट करवा सकते हैं हम किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट को। पेंट करवाने के बाद क्या कर सकते हैं, पेंट कहीं ना कहीं रस्टिंग को काफी ज्यादा स्लो डाउन कर देता है। ठीक है, ग्रीस या ऑयल अप्लाई कर सकते हैं आयरन ऑब्जेक्ट पे सो दैट जो रस्टिंग है उसकी वो इजीली ना हो पाए। गैल्वेनाइजेशन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फेनोमेनन होता है रस्टिंग से बचाने के लिए किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट्स को। गैल्वेनाइजेशन में एक्चुअली जिंक की ओवर प्लेटिंग कर दी जाती है आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, एंड उसके बाद सबसे पहले जिंक वहां पर कोरोड हो रहा होता है, एंड आयरन ऑब्जेक्ट जो अंदर सरफेस है वो सेफ रहता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स की टीन प्लेटिंग या क्रोमियम प्लेटिंग से एक्चुअली प्लेटिंग करवा देना चाहिए आयरन ऑब्जेक्ट्स को सो दैट वहां पर रस्टिंग नहीं देखने को मिलेगा। ओके, आगे बात करें फ्रेंड, बाय अलाउइंग इट टू मेक स्टेनलेस स्टील। अब देखो काफी सारा बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि रस्टिंग के उससे बचाने के लिए किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट्स को कंबाइंड स्टेट में एक्चुअली बना दिया जाता है ना, कंपाउंड में एक्चुअली कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो या तो आप आयरन ऑब्जेक्ट्स को स्टील में कन्वर्ट कर दोगे, है ना, विच इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं रस्टिंग से काफी ज्यादा सेफ एक्चुअली आयरन ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर, तो एलओआई के बारे में भी बहुत छोटा सा डिस्कशन है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, एंड यही जो लास्ट टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है,
एलॉय क्या होता है? एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कहानी ये है कि 2 या 2 से अधिक मेटल्स के मिक्सचर को हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, जिसे हम एलॉय भी कहते हैं। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक होमोजीनियस मिक्सचर जो भी मेटल्स के होते हैं उन्हें हम एलॉय कहते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा मेटल्स के ही एक्चुअली यहाँ पर मिक्सचर हो। काफी बारी ऐसा भी देखने को मिलता है कि काफी ज्यादा मात्रा में मेटल्स एंड कम मात्रा में नॉन मेटल्स के मिक्सचर को भी हम लोग एलॉय के जो क्राइटेरिया है उसमें रखते हैं। ठीक है, An alloy is prepared by mixing the various metals in molten state in required proportion and then cooling their mixture to the room temperature। ठीक है, तो alloy के प्रिपरेशन के बारे में यहाँ पर डिटेल डिस्कशन दिया गया है कि alloy का जो प्रिपरेशन है वो डिपेंड करता है, जो भी वेरियस मेटल्स हैं उनको सबसे पहले मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है रिक्वायर्ड प्रोपोर्शंस में, एंड उनको कूल करने के बाद रूम टेम्परेचर में जब उनको हम कूल करते हैं इस पर्टिकुलर मोल्टन स्टेट को, तो वो लास्ट में एलॉय में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो एलॉय इज एक्चुअली व्हाट? इट इज द मिक्सचर ऑफ वेरियस मेटल्स। ठीक है, तो अब देखो अलग अलग मेटल्स की अगर बात करी जाए तो अलग अलग मेटल्स को जब आप क्या कर सकते हो, मेल्ट करते हो साथ में, एंड मोल्टन स्टेट में जब रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन, मतलब एक तरीके से उनके जो प्रोपोर्शंस हैं वो रिक्वायर्ड होनी चाहिए ना, ज्यादा फालतू एलिमेंट्स यहाँ पर नहीं लेने, जो भी उनकी रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन है, जो एक एक्यूरेट प्रोपोर्शंस है वो आप लोगे, तो यहाँ पर आपका जो भी एलॉय है वो कहीं ना कहीं काफी एक अच्छे तरीके से आपका एक प्रॉपर एलॉय का फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। ओके, आगे बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलॉय। अब देखो काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं एलॉय की। ठीक है, जैसे नंबर इज भाई मैंने यहाँ पर 5 प्रॉपर्टीज ले रखे हैं एलॉय की कि एलॉयज होते क्या हैं। एलॉयज आर स्ट्रॉन्गर देन द मेटल्स फ्रॉम विच दे आर मेड। अब देखो एलॉयज एक्चुअली क्या है? एलॉय मिक्सचर है अलग अलग मेटल्स का, तो ऑब्वियसली ये जो एलॉयज होने वाले हैं वो काफी ज्यादा मजबूत होगा, काफी स्ट्रॉन्ग होगा इंडिविजुअल मेटल से। ठीक है, एलॉयज आर हार्डर देन द कंस्टिट्यूएंट मेटल्स। अब जिस भी मेटल्स का यहाँ पर एक्चुअली कॉम्बिनेशन हो रहा होगा, कॉम्पोजिशन हो रहा होगा इस पर्टिकुलरली एलॉय बनाने में, तो ऑब्वियसली जो एलॉयज होंगे वो काफी ज्यादा हार्ड होंगे उनके कंस्टिट्यूएंट मेटल्स से। ठीक है, क्योंकि कंस्टिट्यूएंट मेटल्स की भी कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें क्या सारी अच्छे तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एलॉयज आर मोर रेसिस्टेंट टू कोरोजन। तो अब देखो एलॉयज होते हैं उनमें कोरोजन की मात्रा बहुत कम होती है, वहां पर उसको कोरोड करना काफी मुश्किल होता है। ठीक है, जस्ट बिकॉज की उसमें अलग अलग मेटल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पर जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, एलॉयज हैव लोअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देन प्योर मेटल्स। अब देखो यहाँ पर कहानी ये है कि एलॉयज जो होते हैं वो काफी कम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का काम है, वो एलॉयज बहुत कम मात्रा में करते हैं, जस्ट बिकॉज कि एलॉयज को अगर आप ब्रेक करोगे तो वहां पर आपको फिर प्योर मेटल्स का फॉर्मेशन कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो एलॉयज जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से क्या है, एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत कम शो कर रहे होते हैं। अगर प्योर मेटल्स की बात करी जाए तो प्योर मेटल्स ऑब्वियसली मॉडर्न स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, जस्ट बिकॉज कि वहां पर आयंस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, बट यहाँ पर आयंस का फॉर्मेशन इतना ज्यादा नहीं है एंड इसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता। एलॉयज हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन द कंस्टिट्यूएंट मेटल्स। अब ऑब्वियसली इसमें अलग अलग मेटल्स इस तरीके से मिलकर के बने हैं, तो अलग अलग मेटल्स से मिलकर के मिक्सचर के दौरान एक्चुअली क्या होता है कि एलॉयज के जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कम होते हैं। ठीक है, कंस्टिट्यूएंट मेटल्स के इंडिविजुअल मेटल्स की बात करी जाए तो इंडिविजुअल मेटल्स की यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो सकती है, बट एलॉयज की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने आज 3rd चैप्टर भी खत्म कर लिया एंड दैट चैप्टर वाज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कंप्लीट डिस्कशन मैंने करवा दिया, सभी के वीडियो लेक्चर पड़े हैं प्लेटफॉर्म पर, चैनल पे। ओके, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट चैप्टर ये खत्म हो चुका है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन, उसकी भी वीडियो अवेलेबल हो जाएगी इसी प्लेटफॉर्म पे। अगर इस चैनल पे नए हो, प्लेटफॉर्म पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, सो दैट अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। काफी वीडियोस अभी आपके लिए सीरीज वाइज में अभी आने वाली है, अलग अलग कोर्सेज के भी मैं वीडियोस यहाँ पे जो कोर्स सीरीज है वो जल्दी लॉन्च करूंगा, तो चैनल के साथ बने रहना। कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर आपको ये पूरी चीजें समझ में आ रही है, अगर आपको जेन्युइनली लग रहा है कि ये कंटेंट काफी बेहतरीन है, तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताओ कौन सा पोर्शन काफी जबरदस्त है, जो मेथड्स हैं वो किस तरीके के हैं, ये जो टीचिंग स्किल्स हैं, जो टीचिंग तरीके हैं वो कैसा है, जो डाउट है वो भी आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि किस तरीके का क्या डाउट आ रहा है आपको पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर्स में। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।